हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का नेक्स्ट ओवर की इस बोर्ड एक्सप्रेस सीरीज में, जहां पर आज एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स के नाम से भी जाना जाता है। 3 मार्क्स के से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2024 की बात की जाए तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन पूछा गया था, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 2023 में पूछे गए थे। ये एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन निकाले गए अक्रॉस द ऑल सेट्स। ये बात भी दिमाग में रखना, एक ही पेपर में नहीं पूछे गए। मेरे लाल खुश हो जाएगा, कितने छोटे से चैप्टर में इतने सारे क्वेश्चन पूछ लिए। नहीं मेरे लाल बाल गोपाल, समझ रहे हैं ये बात किससे डेटा उठाया गया है। अब आगे बात समझते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए छोटा वेटेज भी है इसका। एक मैक्सवेल्स इक्वेशन पढ़ेंगे, उसमें कहीं ना कहीं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात आएगी, कहीं कहीं फेराडे लॉज को भी हम वापस याद करेंगे, कहीं कहीं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की भी बात करेंगे, ठीक है। और दूसरा पार्ट यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, जहां पर हम RMI, VUX, गेमा रेडियो वेव, एक्स रेज, गेमा रेज, अल्ट्रावायोलेट्स, विजिबल रेज वगैरह वगैरह जैसी लाइट के स्पेक्ट्रम की वेव्स जो कंसिडर की जाती है उसके बारे में हम समझने जा रहे हैं। ठीक, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम समझने जाएंगे, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट होने वाला है उसमें। ठीक है, कहानी आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं सबसे पहले कि मैक्सवेल्स इक्वेशन क्या होती है। तो मैं तुम्हें बात बताऊं कि हमने जो शुरुआत में पढ़ा था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ा ही होगा। शुरुआत में क्या मेरे से क्या, कहीं ना कहीं तो तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वो शुरुआत के चैप्टर से लेके अल्टरनेटिंग करंट तक जितने भी 7 चैप्टर हुए हैं, उसके बाद ये 8वें नंबर का चैप्टर, तो 7 चैप्टर में कहीं ना कहीं तुमने बहुत सारे फॉर्मूलेस पढ़े। उस सारे फॉर्मूले को मैं अगर बोलूं कि उन सारे फॉर्मूलेस को तुम 4 फॉर्मूले में डिवाइड कर सकते हो, 4 लॉज की इक्वेशंस में डिफाइन कर सकते हो कि ये सारे फॉर्मूले बस 4 इक्वेशन से वापस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। और वो 4 इक्वेशन यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की मूलभूत फंडामेंटल 4 इक्वेशंस की जो लिखी जाती है कि सर कहीं ना कहीं गॉस लॉ हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, पढ़ी हुई बात है वही से कि सर लिखा जाता है E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन करके एप्सिलॉन, B डॉट ds इज इक्वल टू 0। ये गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म में बात आती थी, पढ़ा है ये पढ़ी हुई बातें हैं सर। B डॉट dl म्यू एम्पियर सर्किटल लॉ, म्यू नॉट इनटू करके आई एनक्लोज, वो लूप के अंदर से कितना करंट ऊपर, कितना करंट नीचे, कितना अंदर कितना बाहर, वो वाली बात है, ठीक है। और लास्ट वाला यानी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा था कि सर E डॉट dl, उसका क्लोज लूप, क्लोज पाथ के लिए अगर तुम कर रहे हो, क्लोज पाथ के लिए देख, अगर सिर्फ E डॉट dl लिखा होता तो पोटेंशियल डिफरेंस आता, लेकिन अगर क्लोज लूप के लिए तुम बात बता रहे हो तो 0 हो जा रहा था कि क्लोज लूप के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 0 लिखा जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में हमने ये बातें पढ़ी थी। ये 4 लॉ है, उससे पूरे के पूरे इक्वेशन बना सकते हो, लेकिन इसमें भी कुछ इफ एंड बट है। इफ एंड बट ये है कि यहां पर सर हमने जो बात की थी वो नॉन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की बात की थी। यहां पर जो बातें हो रखी है वो नॉन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड और नॉन टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की बात की थी। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन टाइम के साथ वेरी हो रही है और सेम विद मैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हें इस इक्वेशंस में कुछ छोटा मोटा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और वही मॉडिफिकेशन को समझाता हुआ ये चैप्टर है। क्या क्या मॉडिफिकेशन है उससे पहले ये बात समझते हैं कि हम एक छोटी सी बात पढ़ के आए हैं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। क्या छोटी सी बात पढ़ के आए हैं कि सर वहां पर जो फ्लक्स चेंज होता था, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता था, उस फ्लक्स की वजह से कहीं ना कहीं हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिलता था। वो फ्लक्स किस किस तरह से चेंज हो सकता है सर? फ्लक्स 5 इज इक्वल टू बी डॉट डी है, तो या तो बी चेंज हो, या तो एरिया चेंज हो, या दोनों के बीच का एंगल चेंज हो। बी यानी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो। अगर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है तो कहीं ना कहीं इंप्लाइज कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड को जाना जाता है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से, जो क्लोज लूप बनाती है मेरे भाई। याद रखना ये नई बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी क्लोज लूप बनाती है नहीं, लेकिन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है। किसकी वजह से जनरेट हुई है? टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जनरेट हुई है। बहुत घातक सी बात है, तुम्हें समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, अपने लिए अप्रिशिएट करना, ठीक है। इसमें कुछ कुछ बातें सिमिलरिटी वाली है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, कुछ कुछ बात डिफरेंट भी है। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है, कुछ नई बात भी इसमें है, ठीक है। अब बात ये समझते हैं कि इसके लिए फॉर्म लिखा गया था कि सर ये d∅dt इट इंप्लाइज द इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको इंड्यूस्ड ईएमएफ को ऐसा भी लिखा जा सकता है E डॉट dl के फॉर्म में। E डॉट dl के फॉर्म में पोटेंशियल डिफरेंस ही तो है, ईएमएफ इंड्यूस्ड इक्वल टू, तो E डॉट dl के फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। तो उन्होंने ये बात बताई कि आप लोग बात कर रहे हो कि सर अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हुई तो ये इंड्यूस्ड करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, ये इंड्यूस करती है इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो मैक्सवेल साहब का क्वेश्चन ऐसा था कि अगर मैं टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसीडर करूं तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करेगी? ये उनका क्वेश्चन था, क्या ऐसा हो सकता है? तो हमने दिमाग लगाया कि कहां पर हमें टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकती है, तो कि जहां से मैग्नेटिक फील्ड की भी बात कर सके। तो हमने दिमाग ये लगाया कि सर एक कैपेसिटर ले लो, कैपेसिटर को वायर से कनेक्ट कर दो, बैटरी से उसको कनेक्ट कर दो। एक जैसे ही तुमने स्टार्ट किया, स्विच ऑन की, स्टार्ट करके करंट आएगा और कैपेसिटर की प्लेट से वो चार्ज होती जाएगी। तो उस सिचुएशन में सर कैपेसिटर है
उसकी प्लेट्स चार्ज हो रही है, तो उस एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उस इंस्टेंट के लिए ये उस पूरी कहानी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही होगी या घट रही होगी, कुछ तो कहानी हो रही है डिस्चार्ज वाली या चार्ज वाली बात करोगे तो तुम, तो मतलब कि वहां पर उस सिचुएशन में टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, ये बात बताई उन्होंने। बढ़िया बात सर, तो ये किया जा सकता है, ये दिमाग लगाया। अब थोड़ा उसको मैग्नेटिक फील्ड से कैसे रिलेट करें, तो हमने ये दिमाग लगाया कैपेसिटर के साथ साथ ये सेटअप तुमने सेट कर दिया, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक नीडल लेके आओ, मैग्नेटिक नीडल लेके आओ, वहां से आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ इसमें कोई डिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी, ठीक है। हमने ये एक्सपेरिमेंट करना चाहा, तो ये रहा एक्सपेरिमेंट, उसके जस्टिफिकेशन की भी बात की जाएगी कि किसकी वजह से हो रहा होगा। सर पहले वायर के बाहर r डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश की, मैग्नेटिक नीडल लगाया, सर यहां पर हमें मिल रहा था, यहां पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कुछ मिल रही थी, वो फॉर्मूले से भी हमें पता चलता है म्यू नॉट आई अपॉन करके 2 पाई फॉर्मूला इसका है, सबको पता है, ये बातें निकाली जा सकती है। लेकिन ये वाली पार्ट पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड है वो टाइम बेरिंग है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज वाली कहानी आएगी, तो सर ये इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड करेगी कि नहीं करेगी वो हमें समझना था। तो हमने है ना यहां पर नीडल एक बार लगाई, बाहर की ओर नीडल लगाई, क्या हमें यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? मिल रही थी भाई, मैग्नेटिक नीडल में कुछ रिफ्लेक्शन मिल रहा था। इसका मतलब ये हुआ सर कि यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेबल बात है। तो ये बात प्रूव एक्सपेरिमेंट बेसिस पे ये बताई गई कि सर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक टाइम बेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंड्यूस्ड करेगी मैग्नेटिक फील्ड को, ये वाइसा वर्सा वाली कहानी हो जाएगी। अब हमने ये चाहा भाई कि दो सिनारियो लेते हैं, दो ऑप्शंस लेते हैं कि सर एक तो हो सकता है कि हम इस कैपेसिटर के अंदर वाले पार्ट पे, एक तो ये हो सकता है कि इस कैपेसिटर के अंदर वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, अंदर वाले पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, और दूसरा सर ये बड़े वाले पार्ट पे कि आर डिस्टेंस बड़ा है इस कैपेसिटर की प्लेट से भी, वहां पर हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें, वहां पर हम इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें। ये दो ऑप्शंस हम ले रहे हैं, दो ऑप्शंस हम लेके चल रहे हैं, तो इनसाइड और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अब समझना इस बात को, ये डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से हो रहा है, क्योंकि देख मैग्नेटिक फील्ड मिल रही है तो कहीं ना कहीं करंट की बात होगी उसमें, तो ये कंडक्शन करंट था जिसकी वजह से इस बाहर वाले सेक्शन में तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड मिल रही थी। अब कौन सा ऐसा करंट है जो दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ उसके बारे में हमें पता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, तुमने नाम दिया उस वाले करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो अपना लो था पहले, अपना एक लो लिखा गया था ना, ये अपना नहीं है ठीक है, म्यू नॉट आई एनक्लोज अपने सिलेबस का तो है, ले पॉजिटिव कर दिया बात को, म्यू नॉट आई एनक्लोज, उस आई एनक्लोज को लिखा जाता है सर आई कंडक्शन करंट प्लस करके आई डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में। यहां पर कंडक्शन करंट की भी बात की जाएगी और प्लस करके डिस्प्लेसमेंट करंट की, इसको बोला गया डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके अंदर वाले करंट को डिस्प्लेसमेंट करंट का नाम दिया गया है, जिस डिस्प्लेसमेंट करंट की इक्वेशन बनेगी ऐसी एप्सिलॉन नॉट। अब किसकी वजह से ये जनरेट हो रहा था? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड में भी खास बात क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को चेंज कर रही है, तो फ्लक्स से रिलेटेबल बात है डी फाई ई बाई डी टी। ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए थियोरेटिकल बात है और बहुत बेसिक से समझाइए, इसका हार्द मैंने समझाया कि क्यों क्या किस वजह से हो रहा है, वो सारी बात भी समझाइए, थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन लिखी गई है, इसी के बारे में बताइए गया क्या होता है डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। आगे बढ़ाई जा सकती है बातें। अब हम बात कर रहे हैं कि सर इनसाइड द कैपेसिटर और आउटसाइड द कैपेसिटर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाली जा सकती है, करंट डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे निकाला जा सकता है, ठीक। देख समझना है इस बात को, हमें कहीं ना कहीं बात है वो मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेबल है, तो हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो देख दो क्वेश्चन है अपने पास। एक पहला क्वेश्चन मतलब इनसाइड द कैपेसिटर प्लेट्स पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो उससे पहले हमें फ्लक्स के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और उससे भी पहले हमें डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तभी हम लिख पाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड करने के लिए हमें फ्लक्स फाइंड करना पड़ेगा। तो सर अगर मैं पूरे की बात करूं तो फ्लक्स लिखा जाएगा इसमें क्यू इनसाइड अपॉन करके एप्सिलॉन नॉट। अब इस वाले सेक्शन में, इस आर रेडियस के सेक्शन में कितना चार्ज होगा, तो हमने लिखा सर कि अगर पूरा पाई आर स्क्वायर की बात करें ना तो टोटल करंट टोटल चार्ज लिखा है क्यूटी। अगर इस वाले सेक्शन की पाई आर स्क्वायर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके छोटा आर से मल्टीप्लाई कर दे, तो ये वाला पूरा पार्ट आ गया क्यू इनसाइड अपॉन करके एप्सिलॉन अपॉन करके एप्सिलॉन, क्या आ गया है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। अब हमने ये जो लो पढ़ा था ना उसी के हिसाब से देख एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, डी फाई ई बाई डी टी लिखा जाएगा, डी फाई बाई डी टी। इसका डिफरेंशिएशन कर, सीधा सीधा तुम्हें पता चलेगा छोटा वाला आर स्क्वायर अपॉन करके कैपिटल आर स्क्वायर, और यहां पर सर करंट आ जाएगा जो टोटल वाला कंडक्शन करंट होता तो वो। लेकिन ये किसके लिए कहानी है? इनसाइड के लिए कहानी है। छोटे क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जा सकता है। देख इस पे मतलब तुम्हें एनसीईआरटी में दिखेगा नहीं, लेकिन बात ऐसी है कि ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं भूतकाल में, इसलिए मैं स्लाइड लेके आ रहा हूँ, ठीक है। कोई इतनी हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, तुम याद रख सकते हो, डेरिवेशन भी समझ सकते हो। अब हम अगर बात करें इसमें कि मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी,
मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, तो वही वाला फॉर्मूला क्या सर, म्यू नॉट आई अपॉन करके 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन करके 2 पाई आर। लेकिन इनसाइड के लिए बात बताई गई है, तो ये फॉर्मूला हमने कहीं ना कहीं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा है, तो वो सीधा फॉर्मूला लिख दिया, बस उस करंट की इक्वेशन यहाँ पर लिखनी होगी, उस करंट की इक्वेशन हालांकि सिंप्लीफाई किया है, यहाँ पर रख दिया और सोल्व कर लिया, बस वही वाली बात है। एक बार डिस्प्लेसमेंट करंट फाइंड कर लिया, फिर तो तुम्हें पता है कि इनसाइड द मतलब वही वाला फॉर्मूला म्यू नॉट आई अपॉन करके 2 पाई आर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस खत्म कहानी। क्या इतनी बातें समझ में आ रही है? आउटसाइड के लिए हमें चिंता नहीं करनी है, अगर आउटसाइड द प्लेट बताया जाए तो जितना यहां पर कंडक्शन करंट बह रहा था ना उतना ही डिस्प्लेसमेंट करंट है, तो कोई चिंता नहीं है। इनसाइड के लिए थोड़ा डिफरेंशिएशन या डेरिवेशन है वो अच्छा हो जाएगा, डेरिवेशन थोड़ा अच्छा हो जाएगा। सेम बात तो वहीं पे होती थी हर एक चैप्टर में। इनसाइड के लिए हमें कहानी समझनी पड़ती है, आउटसाइड के लिए जितना यहां पर बह रहा था उसी के इक्वल डिस्प्लेसमेंट करंट हो जाएगा। तो सीधी सीधी बात बताई जाएगी कि इसमें भी, हालांकि डेरिवेशन मैंने समझा है कि सर क्यू टोटल चार्ज लिखा जाएगा अपन करके एप्सिलॉन, थोड़ा और डिफरेंशिएशन कर दो, इस फॉर्म से समझो या इस फॉर्म से समझो, दोनों बात एक ही है। तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाली जाएगी, फिर फ्लक्स निकाल लिया, फ्लक्स निकालने के बाद हमने सीधा सीधा वही फॉर्म लिख दिया, आईडी इज इक्वल टू करके एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, और हमें पता चला कि सर ये कंडक्शन करंट के इक्वल होता है। तो आउटसाइड के लिए चिंता करने की बात नहीं, इनसाइड की बात आए तब तुम्हें ये फॉर्मूला याद रखना है। कौन सा वाला फॉर्मूला? मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूं ये याद रखना है, मैं तुम्हें ये सजेस्ट करता हूं कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है, ये ना कि मैग्नेटिक फील्ड वाला। मैग्नेटिक फील्ड तो तुम चाहो तब कर सकते हो, वो बड़ी बात नहीं है। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला याद रहना चाहिए इनसाइड द कैपेसिटर के लिए। आउटसाइड के लिए जो कंडक्शन का था वही वाला करंट, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं, समझते हैं मैक्सवेल्स की इक्वेशन को, कि मैक्सवेल्स की इक्वेशन किसके लिए अब आ गई है? सर ये आ गई है टाइम वेरिंग, अगर टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड भी हो या टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो तब भी ये एप्लीकेबल होगी, तो वह कहानी को रिप्रेजेंट कर रही है। 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मैक्सवेल्स की मॉडिफाइड इक्वेशन है वो बताओ, लिखाओ कि क्या कहना चाहती है, कौन कौन सी इक्वेशन है। तो हर एक इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, किस चैप्टर से रिलेटेबल है वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए, कौन सा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। क्या है गोस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें कोई आपत्ति नहीं है सर, वो पहले था वही वाला, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू करके क्यू एनक्लोज्ड अपन करके एप्सिलॉन। गोस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, इसमें भी कोई आपत्ति नहीं, इसमें भी कोई मॉडिफिकेशन नहीं, मॉडिफिकेशन राइट वर्ड साइड होता है ब्रो, देख सर तो लिखा जाएगा बी डॉट डी एस इज इक्वल टू करके 0। यहां पर बात देख, फेराडेज लॉ जो था वो लिखा गया सर ई डॉट डी एल इज इक्वल टू करके माइनस में डी फाई बाई डी टी, माइनस में डी फाई बाई डी टी इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ लास्ट में हमने पढ़ा था वही वाली बात, देख बी डॉट डी एल इज इक्वल करके म्यू नॉट आई एनक्लोज था, उस आई एनक्लोज को रिप्रेजेंट किया गया, सिंप्लीफाई किया गया, ऐसा लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा म्यू नॉट आई सी प्लस करके आई डी, जहां पर आई डी क्या हो जाएगा, जहां पर आई डी हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाय करके डी टी। ये बात तुम्हें लिखनी है, ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, दिमाग में बात सेट रखना, 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन को हल्के मत लेना, ये क्वेश्चंस तुम्हें एक बार प्रैक्टिस कर लेना, खुद से लिख पा रहे हो कि नहीं लिख पा रहे हो। देख आगे बढ़ते हैं, इस चैप्टर की दूसरी बात यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो प्रोड्यूस कैसे होती है। पहले हमने ये समझा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की 4 इक्वेशन थी उसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है, तो टाइम वेरिंग के लिए मॉडिफिकेशन किया है। अब दूसरी बात यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए कौन सा ऐसा फैक्टर था कि जिसकी वजह से जनरेट होती है। तो हमने एक बताया कि चार्ज अगर रेस्ट पे है तो सर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा, अगर चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर चार्ज मोशन में है, एक्सेलरेटेड मोशन में, पहले वाले में कांस्टेंट मोशन की बात की गई थी, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की, कांस्टेंट स्पीड की बात की गई थी, अब अगर एक्सेलरेटेड मोशन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमारे लिए सोर्स का काम करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कि एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में डिटेल में कहानी कहते हैं कि भाई देख पढ़ता जा रहा हूं, समझाता जा रहा हूं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। मतलब कि सर ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसकी बनी है, इलेक्ट्रिक, जहां ऐसे चार्ज पार्टिकल की जो सर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी नाच रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी नाच रहे हैं, और उसकी डायरेक्शन देखी जाए, उसकी डायरेक्शन देखी जाए किसकी, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में, और खुद परपेंडिकुलर है, इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भाग रही है। देख ये कहानी समझी हुई बात है कि तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, बस यही कहना चाहता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डायरेक्शन होगी वो आपस में परपेंडिकुलर होगी। मतलब ये इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, या तो आगे या पीछे, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या तो आगे या पीछे, इन दोनों से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आगे पीछे भाग रहा है। तुम्हारे दिमाग में बात सेट है, ठीक है, बस तीन ही कहानी। अब देख कि बताया गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
एक तो डायरेक्शन के बारे में बताया कि आपस में परपेंडिकुलर होगा, ट्रैवल किस अगर वैक्यूम की बात की जाए तो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगी, स्पीड ऑफ लाइट c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से लिखा जाएगा। बताई गई बात है कि द एनर्जी एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिव वेव कम्स एट द एक्सपेंस ऑफ द एनर्जी ऑफ अ सोर्स। जो सोर्स की एनर्जी होगी उसको कहीं ना कहीं खर्च किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसी बात समझ तो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से वो अपने साथ क्या क्या लेके आती है, एनर्जी और मोमेंटम लेके आती है। ये एनर्जी किसके फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होगी और थोड़ा हिस्सा है वो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ एनर्जी भी लेके आती है और मोमेंटम भी लेके आती है। मोमेंटम लिखने का तरीका ये था, P/C लिखा जाता है, P = U/C लिखा जाता है, ठीक है। डायरेक्शन के बारे में बताया गया कि सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, E×B। अब यहां पर ध्यान देना, E×B क्रॉस प्रोडक्ट तुम्हें करना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखना है, इसके बारे में बात की जाएगी, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट करना आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वहां से परपेंडिकुलर डायरेक्शन E×B, B की डायरेक्शन में तुम हाथ घुमाओ, ऐसे उंगलियां रखो E की डायरेक्शन में, B की डायरेक्शन में से कर्ल करो और अंगूठा तुम्हें डायरेक्शन देगा किसकी, प्रोपोगेट, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भाग रही होगी उसकी। मान लिया जाए, देखिए एग्जांपल के रूप में बताता हूं कि मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है I, ये I की डायरेक्शन में क्रॉस करके I क्रॉस J, इसका मतलब कि प्रोपोगेशन होगा वो K की। I की डायरेक्शन में से उंगलियां रख, J की डायरेक्शन में से कर्ल कर और तुम्हें डायरेक्शन देगा K कैप। तो K कैप सर देख I इस डायरेक्शन में, J ऊपर की डायरेक्शन में, ये ऐसे I क्रॉस J ऐसे कर्ल करना है ना, अंगूठा तुम्हें डायरेक्शन दे देगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रोपोगेशन वाली डायरेक्शन। तो K की डायरेक्शन में ये भाग रहा होगा। क्या तुम्हें छोटी छोटी बात पहले समझ में आ रही है? इससे परपेंडिकुलर आपस में होगा, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर, डायरेक्शन निकाली जाएगी राइट हैंड थंब रूल से। बढ़िया बात सर। अब स्पीड ऑफ लाइट की बात बताई गई थी, वैक्यूम में इस स्पीड से भागेगा। वैक्यूम के लिए फॉर्मूला ऐसे याद रखना है कि सर 1/√में म्यू नॉट एप्सिलॉन, यहां से क्वेश्चन है ना वो MLT वाले पूछे जाते हैं, यहां से यूनिट एंड डायमेंशन वाले क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ये बात दिमाग में रखना। ज्यादा मैग्नीट्यूड पे नहीं खेलते, वो ज्यादा मैग्नीट्यूड पे नहीं खेलते, यूनिट एंड डायमेंशन वाले क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं कि म्यू नॉट क्या, 1/√म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, या 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी, रूट निकाल दे, स्क्वायर में हो जाएगा, मीटर स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर। अब अगर कोई मीडियम की बात की जाए तो ऐसा लिखा जाएगा V = 1/√, में म्यू और इंटू करके म्यू लिख लिया, म्यू इंटू करके एप्सिलॉन लिख लिया। अब सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत करो तो परमिबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी का कहानी आ जाएगी और लास्ट में तुम्हें ऐसा फॉर्मूला मिलेगा। अगर रिलेटिव परमिटिविटी और रिलेटिव परमिएबिलिटी के फॉर्म में लिखना चाहो तब कुछ ऐसा फॉर्म मिलेगा। छोटी छोटी बातें यहाँ से छोटे छोटे MCQs बनाए जा सकते हैं, दिमाग में बातें सेट रखना। अब कहानी आगे बढ़ती है, हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझते हैं। कहीं ना कहीं हमें छोटी छोटी बातें पता है, वेव्स में पड़ी थी वही वाली, ये ट्रांसवर्स टाइप की वेव होती है, इसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है, इसलिए बताया कि सर नॉट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू प्रोपोगेट। स्पीड डिपेंड करती है लेकिन प्रोपोगेट होने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। नॉन मैकेनिकल बताया गया था ना। हाँ देख याद कर, दिस वेव्स ट्रैवल विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। एक बार तो बात आ गई है, कितनी बार करोगे सर? ठीक है, जित तो जी ना भरे, तुझे याद ना रह जाए तब तक करूंगा, मरते दम तक ये बातें करूंगा। क्या बता रखा है? द कैरी बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। एनर्जी के लिए पूरी बात बता रखी है कि सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में भी होगी और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में भी होगी। उसकी इक्वेशन लिखी जाएगी 1/ε0 E² प्लस करके लिखा जाएगा B² अपॉन करके 2 म्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन, मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन ऐसे लिखी जाएगी। अब ये एनर्जी है ना वो दोनों के फॉर्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, ये भी दिमाग में बात सेट रखना है। अब कहानी ऐसी है कि सर मोमेंटम कैसे लिखा जाएगा? तो मोमेंटम एनर्जी पर स्पीड ऑफ लाइट U/c के फॉर्म में लिखा जाता है। इसकी एक खास बात ये होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की या वेव्स की भी, कि तुम ये है ना डिपेंड नहीं करती मीडियम के ऊपर। मतलब कि अगर एक सरफेस से दूसरे सरफेस में, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर घुस रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, उसकी वेवलेंथ चेंज हो सकती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है तो सर हो सकता है कि उसकी वेवलेंथ चेंज हो जाए, उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ये इसकी खास प्रॉपर्टी है, इसकी एक खास प्रॉपर्टी है। इस पे न्यूमेरिकल भी बने, इसके छोटे छोटे MCQs भी बनाए जा सकते हैं। दिमाग में बातें सेट रखना। ये पूरा भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा भी गया है, नहीं लिखा है मैंने, अभी लिख देता हूं। ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में पूछा भी गया है कि कैरेक्टरिस्टिक्स बताओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की, और यहाँ से छोटे MCQs भी पूछे गए हैं। न्यूमेरिकल में भी इसका यूज किया गया है, इस प्रॉपर्टीज का। तो दिमाग में बातें ये सेट रखना है। थोड़ी याद रखने वाली बात है, याद रखने वाली बात भी नहीं है, समझने वाली बात है। हाँ लेकिन पॉइंट्स याद रखने होंगे अगर तुम थियोरेटिकल क्वेश्चन लिखने जा रहे हो तो। समझ में सारी चीजें आएगी लेकिन उसको एक सीक्वेंस में याद रखना भी पड़ेगा। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम।
दूसरा नहीं, उसी दूसरे अध्याय का एक पार्ट, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब जो भी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की रेंज में जितनी भी वेव्स आएंगी उस सारी की बात की जाएगी, जिसको याद रखा जाता है छोटे फॉर्म में RMIVUX गेमा। क्या? RMIVUX गेमा, ऐसे याद रखा जाता है। RMIV कहां गया? ये रहा V, विजिबल, इसको तो भूल ही गए, UX गेमा। कि जैसे ही तुम RMIVUX गेमा की तरफ आओगे, RMI, हालांकि मैंने उल्टा लिख लिया लेकिन ठीक है, डायग्राम के हिसाब से उल्टा चलना है हमें। तो RMIVUX गेमा की तरफ चलोगे तो जिस तरह से इस साइड बढ़ोगे वेवलेंथ घटती है। क्या होगा सर? ऐसे जैसे जैसे चलते जाओगे तुम, वेवलेंथ घटती है, एनर्जी बढ़ती है। हम एनर्जी का याद रखेंगे, बढ़ता हुआ याद रखेगा। तो सर RMIVUX गेमा की तरफ जाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी। और हमें यह बात पता है सर, एनर्जी लिखी जाती है E=hf के फॉर्म में, या फिर लिखी जाएगी hc/λ के फॉर्म में। यानी कि एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती होगी, और एनर्जी बढ़ रही होगी तो लैम्बडा घट रही होगी। मतलब कि सर अगर तुम RMIVUX गेमा के हिसाब से अगर चल रहे हो, इस डायरेक्शन में चल रहे हो, तो वेवलेंथ घट रही है। देखिए यहाँ पर वेवलेंथ बड़ी थी, यहाँ वेवलेंथ घट कम हो गई। ठीक है सर, तो ये जितनी भी वेवलेंथ इसके अंदर आती थी वो सारी बात हमने की थी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बढ़ेगी। करेक्ट? यहाँ तक की बात समझ में आएगी। विजिबल लाइट, जो हम लाइट देख पा रहे हैं ना, समझ पा रहे हैं कि भाई ये लाइट आई, वो एक्चुअल में एक छोटा सा हिस्सा है किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। इसके अलावा भी बहुत सारी वेव्स है और हम तो उसमें बहुत डेवलपमेंट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि गेमा रेस का क्या यूज़ किया जा सकता है, फिर ये गामा जो भी तुम बोलते थे वो, एक्स रेज का क्या यूज़ किया जा सकता है, अल्ट्रावायोलेट रेस का क्या यूज़ किया जा सकता है, वो सारी वेव्स के बारे में हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। अब इसमें हालांकि है ना, वेवलेंथ के लिए भी थोड़ा बहुत रटा करना पड़ेगा कि पूछा जाता है कई बार एमसीक्यू में। याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सब याद नहीं रखनी है कि भाई फ्रीक्वेंसी भी याद रखी है, वेवलेंथ की रेंज भी याद रखी, नहीं। कोई छोटा सा पार्ट तुम्हें याद रखना है, कोई छोटा सा पार्ट तुम्हें याद रखना है। हम शुरुआत करें रेडियो वेव से, तो देख इसके लिए या तो वेवलेंथ याद रख लो या फ्रीक्वेंसी याद रख लो, क्योंकि हमें ये पता है कि एफ लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, सी लिखा जाएगा। एफ लैम्बडा इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, सी लिखा जाएगा। तो या तो फ्रीक्वेंसी याद होगी तो वेवलेंथ निकालोगे, या वेवलेंथ याद होगी तो फ्रीक्वेंसी निकालोगे। दोनों में से कोई एक तुम्हें याद रखना है। रेडियो के लिए खास बात यह किस में यूज किया जाता है? रिसीवर्स अराइजल के लिए यूज किया जाता है। या एक और एप्लीकेशन बता रखी है सर, इसकी एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है, टीवी कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जाता है। देख कोई हटके क्वेश्चन कहां से बनता है तुम्हें बताता हूं। कोई हटके एप्लीकेशन होगी ना, वहां से क्वेश्चन बनता है। एग्जांपल के रूप में कि सर ऐसे कम्युनिकेशन में, रेडियो कम्युनिकेशन में किसका यूज किया जाता है? रेडियो। हालांकि छोटी सी बात है। देख अब ये बात, माइक्रोवेव्स, हालांकि इसका तो छोटा सा पार्ट है। एक कॉन्टेक्ट डायोड्स के लिए यूज किया जाता है, और जैसा नाम वैसा काम, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है, वो बात भी कही जाएगी इसमें। इंफ्रारेड के लिए एक इस वाले पेज पे भी तुम्हें एप्लीकेशन मिल जाएगी जो एनसीईआरटी के हिसाब से, और कुछ अलग से भी मैंने एप्लीकेशन लिखी है, वो भी तुम्हें याद रखनी। एक बार तो तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना है इसको, ठीक है। बताया गया है सर इंफ्रारेड्स के बारे में, इंफ्रारेड्स के बारे में कि सर ये थर्मोपाइल, फिर बेलोमीटर, इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म के लिए ये एप्लीकेशन में पॉइंट ऑफ व्यू से काम में आएगी, डिटेक्शन में काम में आएगी। अब बता रखा है लाइट के लिए, इसमें तो क्या ही कहना, विजिबल लाइट के फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म वगैरह वगैरह के लिए एप्लीकेशन में आएगी। अब अल्ट्रावायोलेट सर, फोटो सेल्स, फोटोग्राफिक फिल्म, इसमें भी कुछ खास बात नहीं है। खास मतलब कि देख सेम ही चल रहा है, सेम से क्वेश्चन नहीं बनते। क्वेश्चंस कुछ हटके एप्लीकेशन होगी, वहां से बनाया जाएगा। जैसे कि एक्सरेज में बताया गया होगा कि सर फोटोग्राफी फिल्म जिंजर आयोनाइजेशन चेंबर, नहीं, इसमें एक और बात आएगी, अभी बताता हूं, इसमें एक और बात आएगी। और गामा रेज ये बताया जाएगा सर, फोटोग्राफ फिल्म आयोनाइजेशन चेंबर, इसमें भी नहीं। एप्लीकेशन बताता हूं, देख अब अलग से एप्लीकेशन लिखिए, वहां पर ये बात बताता हूं कि सर माइक्रोवेव्स के लिए रडार कम्युनिकेशन, ये देख अब हाईलाइट कर रहा हूं, कि सर ये रडार वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये रडार कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर के एनालिसिस में भी इसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव वाले का, ये भी पूछा जाता है। कुकिंग वाली बात तो मैंने बता दी, माइक्रोवेव ओवन्स की बात। सर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन में भी इसका यूज किया जा सकता है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट में। हाँ, अब इंफ्रारेड के लिए सर नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये टीवी रिमोट के लिए, वीसीआर के लिए यूज किया जा सकता है। सर ट्रीटमेंट की बात आए तो याद रखना है, ट्रीटमेंट करवानी है इंफ्रारेड वेव्स से। अब बताया गया कि ग्रीन हाउस टू द मेंटेन द टेम्परेचर एंड सूटेबल प्लांट्स के लिए आईआर वेव्स से रिलेटेबल बात है, तो याद रखना है। हटके कोई एप्लीकेशन होगी, वहां से एमसीक्यूज बनेगा, वहां से छोटा क्वेश्चन बनेगा। फिर बात होता है कि विजिबल के लिए, विजिबल से क्वेश्चन नहीं बनेगा, ज्यादा पूछ लेंगे उसकी वेवलेंथ किस रेंज में होती है, 400 से 700, 400 से 800 एंगस्ट्रॉम, नहीं 4000 बोल रहे हो तो एंगस्ट्रॉम लिखना चाहिए, अदरवाइज नैनोमीटर बोलना चाहिए। तो ये रेंज पूछी जा सकती है यहाँ पर। रेंज हालांकि मैंने पहले ही बता दी है एक फोटो में। अब अल्ट्रावायोलेट्स के लिए कहां पर सर, एक अलार्म, खास तरह का एक अलार्म आता है
कि सर ये ऐसे 60 करके इंटेंसिटी होगी, वहां पर थोड़ा सा भी इंटेंसिटी में वेरिएशन आएगा ना, 60 अलार्म बजने लगेगा। तो इस बगल अलार्म में ये पूछा जा सकता है कि कौन से वाला रेस का यूज किया जाता है, अल्ट्रावायलेट। फिर किल द जर्म्स इन मार रहे जी, ये तो डेटोल का काम करने लगा है, ठीक है। फूड प्रिजर्वेशन के एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज किया जा सकता है। स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, ये तो पहले भी एक बार आ गया, तो ये कुछ खास एप्लीकेशन नहीं हुई। मेडिकल, ये एक्सरेज, हाँ ये मेडिकल पर्पज से ये यूज किया जाता है, देख मेडिकल पर्पज से स्क्रीन डिसीज के लिए भी ये यूज किया जाता है। अब सर डिटेक्शन ऑफ अ फोल्ड्स ऑफ अ क्रैक्स, यही तो बात है, एक्सरेज नहीं करवाते हम, हाँ कहीं ना कहीं वो हड्डी टूट गई तो एक्सरे करवा ले भाई, ये बोलते हैं ना, तो ये एप्लीकेशन हुआ इसका, ये खास बात हुई, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये गामा गेमा रेज के लिए बात बताएगी कि फूड प्रिजर्वेशन के लिए, ठीक है, ये बात पहले भी आ गई एक ना कहीं ना कहीं। रेडिएशन थेरापी के लिए काम की बात है सर, ट्यूमर और कैंसर, अरे भाई साहब कैंसर के लिए इसका यूज, गामा रेज का कैंसर के लिए, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जाता है, ये खास काम की बात है। तो कुछ हटके ऐसी एप्लीकेशन होगी कि जहां से क्वेश्चंस बनने की संभावनाएं ज्यादा होगी, उसको याद रख। बाकी तुम्हें ये वेवलेंथ याद रखनी है, उसका कोई जुगाड़ कोई तरीका याद रख लो, लेकिन एक कोई छोटे छोटे पार्ट के लिए याद रखनी है, सबके लिए याद रखनी नहीं है। अब इससे जो क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन में लेके आया हूं। देख कुछ बातें फ्रीक्वेंसी की दे रखी हो, अगर तुम्हें वेवलेंथ निकालने के लिए बुलाया हो तो मैंने बहुत बार फॉर्मूला लिखा है कि एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो वही फॉर्मूले से थोड़ी बहुत कैलकुलेशन की और आंसर मैंने निकाल दिया। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, जो तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए है, तो कोशिश ये करना कि इसको खुद से सोल्व कर, कोशिश ये करना कि इसको खुद से सोल्व कर। मैं नंबरिंग कर देता हूं, कोई भी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में लिख देना कि सर इस वाले क्वेश्चन में, इस सिचुएशन में या इस फॉर्म में मुझे आपत्ति लगी है, मेरा आंसर नहीं आ रहा है, या फिर हो सकता है कि कुछ समझ में नहीं आया, तो बिंदास लिख देना कि सर इस पार्ट में मुझे समझ में नहीं आया है। बाकी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूं, आप साथ साथ चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या ऐप पे तुम्हें मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, वहां से एक बार पूरा का पूरा पार्ट है होमवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, समझ लो, सोच लो, सॉल्यूशन इसमें साथ साथ ही मैंने कर रखे हैं, इस वजह से तुम्हें लगेगा भी अच्छा कि हाँ, क्योंकि होता ही है कि अगर इसके सॉल्यूशन के लिए तुम इधर उधर भटकोगे तो दिक्कतें आएगी, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, और अभी अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना है उस जगह पे, तो पहले खुद से क्वेश्चन सोल्व कर, अगर नहीं कुछ बात बन रही है फिर ये सॉल्यूशन को देख ले, और फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, वहां पर लिख देना बात, लेकिन छोड़ना नहीं है। 3 मार्क्स, देख ऐसा समझा जाता है कि 3 मार्क्स का ही तो चैप्टर छोड़ दे, नहीं यार 1 घंटा 2 घंटा अच्छे से दे दिया, 3 मार्क्स तुम्हारी जेब में होंगे, क्यों छोड़ना है इसको, अभी तो टाइम है ना, क्यों छोड़ना है भाई, क्यों छोड़ना, अभी तो टाइम है ना, 21 को पेपर है, 21 को पेपर है, अभी तो टाइम है उसमें, अगर चाह तो टाइम है। अगर ऐसा ही पहले से चिंता में बैठ गया कि अब तो क्या टाइम, अब तो मैं क्या ही कर पाऊंगा, अब भी बहुत कुछ कर पाएगा, अगर तेरे अंदर दम है तब, अगर तेरे अंदर आ गए कि चल मचाते हैं तब कर पाएगा, अदरवाइज तो अगर तू बैठ ही गया है पानी में कि अब क्या ही हो सकता है, अब तो कोई मुझे बचा नहीं सकता, तो कोई नहीं बचा सकता सच में। लेकिन अगर तू ऐसा सोच के बैठा है कि अब भी मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बस सिचुएशन सही होनी चाहिए और मेरे अंदर जो पोटेंशियल है वो मैं सही तरह से एक अच्छी डायरेक्शन में यूज कर पाऊं, तब संभल सकती है सिचुएशन। तो ज्यादा चिंता मत कर, चिंतन कर, और चिंतन से भी ज्यादा मैं तो ये बोल रहा हूं कि काम कर। तुम्हें एक डायरेक्शन दी गई है, पहले से ही दी गई है, थियोरी पढ़ो, साथ साथ मैं बता दे रहा हूं कि ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। लास्ट में हमने न्यूमेरिकल की कसर भी नहीं छोड़ी है, 15-15 क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, वो भी खास करके न्यूमेरिकल्स दिए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चाहता बस यही हूं कि इसको अच्छी तरीके से सीक्वेंस से फॉलो कर ले, तुम्हारा काम आराम से बन जाएगा। ज़्यादा मत सोच, किसी के बारे में नहीं, किसी के बारे में। अभी तुम्हारे सामने बस एक ही लक्ष्य होना चाहिए, एक ही चीज़ तुम्हें दिखाई देनी चाहिए, 21 फेब फिजिक्स पेपर, उसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, कुछ नहीं, बस फिजिक्स का पेपर दिखाई देना चाहिए 21 फेब को। इस वजह से ये चाहता हूँ कि अभी बस काम कर। हो सकता है इसके साथ साथ तेरे जीवन में बहुत सारी, आपके जीवन में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हो, बहुत सारी मुश्किलें चल रही हो, लेकिन एक बार सोच के देख कि क्या ये मुश्किलें अभी सिचुएशन, अभी की जो मेरी सिचुएशन है, या ये बोर्ड एग्जामिनेशन के ज़्यादा वो महत्व रख रही है, तो मैं उसको टाइम दूँ, अदरवाइज मत टाइम दे उसको, अदरवाइज इसी को टाइम देना है अपने को, ठीक है। और मैं जब तक जानता हूँ आपको कि अभी के लिए नो वन इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर एग्जामिनेशन, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, बहुत छोटा टाइम पीरियड बचा है, बहुत अच्छे से स्प्रिंट लगाना चाहे तो कर सकता है, लेकिन अगर दूसरी तीसरी बातों में तुमने टाइम वेस्ट कर लिया तो बहुत दिक्कतें आएगी बेटा।
तो इसलिए चाहता हूँ फोकस्ड हो जा। अगर फोकस्ड पहले से है तो बस एक डायरेक्शन सेट है अपनी, तो सीधी सी बात है, बस ये काम करना है, ये काम करना है, टाइम टू टाइम वो करता जा, बाकी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, एग्जाम के साथ भी, एग्जाम के बाद भी, एग्जाम के पहले भी, जब भी आप पुकारो तब। बाकी आपको जब कभी भी ज़रूरत लगे आप बता दो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। रख विश्वास, तेरे पास है नेक्स्ट टॉपर का साथ। इसी के साथ सेशन का और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का किया जा रहा है स्वाहा।